और लेक्चर नंबर 25 है। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने कर्ल और डाइवर्जेंस और फ्लक्स वाला टॉपिक जो है उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें वी आर स्टडिंग फील्ड लाइंस। हम फील्ड लाइंस जो हैं उनको स्टडी कर रहे थे। तो फील्ड लाइंस के अंदर मैंने कल एक फिगर बनाई थी, ये ठीक है जी। ये एक फिगर हमने ड्रा की थी कल। इसमें ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स हैं। इसको आप कह लें ये फिगर ए है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये ओरिजिन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फॉल कर रही है 1/r² से, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट चार्ज के लिए आपके पास फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/4πε0q/r²। तो फील्ड जो है वो 1/r² से फॉल करती है, ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक E ऑफ r 1/4πε0q/r² r यूनिट वेक्टर। तो अब आप अगर इस फिगर ए को देखें तो हमें यहाँ से ये नज़र आता है कि जो आप रीजन से दूर जाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो जो ये वेक्टर है इसकी लेंथ छोटी होनी शुरू हो जाती है एज यू गो फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन। और ये सारे वेक्टर जो हैं ये पॉइंट कर रहे हैं किस तरफ, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये जो रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स हैं इनको एक और इजी तरीका रिप्रेजेंट करने का, वो सिंपल मेथड क्या है कि आप इन सारे वेक्टरों को आपस में जोड़ दें, कनेक्ट कर दें। और जब सारे वेक्टर्स आप आपस में कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद फील्ड लाइन बन जाएगी, यानी कि लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो बन जाएंगी अगर हम इन तमाम ये जो वेक्टर्स हैं इनको आपस में कनेक्ट कर दें। तो दैट इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द पेज। किसी पेज को अगर आपने करना है तो इन वेक्टर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को आप आपस में कनेक्ट कर दें। तो देयर इज ए सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड by connecting all the vectors as shown in figure A। जैसा कि ये फिगर ए के अंदर इन सब को आप कनेक्ट कर दें तो ये जो सारे कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वेक्टर्स हैं ये क्या बनाएंगे, ये फील्ड लाइंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। दीज ऑल कनेक्टिंग वेक्टर्स विल कंस्ट्रक्ट द फील्ड लाइंस। यानी कि आप जब इन सब को जोड़ देंगे
तो इनके जोड़ने के बाद आपके पास फील्ड लाइंस जो हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम वो जो फील्ड लाइंस बन जाएगी हम उसको के लिए भी फिगर बना लेते हैं। तो जब आप ये सारे जोड़ देंगे तो देखें ये फील्ड लाइंस यूं आएंगी, ठीक है, ये फिगर बी है आपके पास। तो ये फिगर जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, फील्ड लाइंस को, और ये फिगर ए क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड है कि हमें किस तरह पता चले कि किस जगह पर फील्ड स्ट्रांग है या किस जगह पर फील्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं है। तो जो स्ट्रेंथ है फील्ड की उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको फील्ड लाइंस प्रोवाइड करती हैं। यानी कि जो फील्ड लाइंस आप ड्रा करते हैं पेज के ऊपर, ये वाली फील्ड लाइंस जो हैं ये आपको बताती हैं इनकी डेंसिटी, इन फील्ड लाइन की डेंसिटी ये इंफॉर्मेशन देती है कि फील्ड कितनी स्ट्रांग है या फील्ड कितनी वीक है। तो जहाँ पर इन इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि ओरिजिन के करीब जो है जिस जगह पर ओरिजिन होता है उसके करीब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं वो एक दूसरे के क्लोजर होती हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे के क्लोजर होती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेज की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन जो ही आप ओरिजिन से फार जाना शुरू करते हैं, यानी कि उससे आगे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, परे जाना शुरू हो जाते हैं ओरिजिन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इनका फासला आपस में बढ़ जाता है, ये आपस में क्लोजर नहीं रहती, तो फिर इनकी डेंसिटी जो है वो भी कम हो जाती है। तो जब इनकी डेंसिटी कम हो जाती है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की डेंसिटी जो है वो एक्चुअली आपको इंफॉर्मेशन पर प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज provide us information regarding the strength of the field। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड है ये उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो नियर द सेंटर यानी कि नियर द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर near the center as the electric lines of forces are closer there and their density is large। ठीक है, तो ओरिजिन के पास यानी कि ओरिजिन के नज़दीक जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस
वो क्लोजर होती हैं, एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। तो जब एक दूसरे के करीब करीब होंगी तो डेंसिटी जो है वो लार्ज हो जाएगी, तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब दूसरा केस जो है इसमें यह है कि जब आप सेंटर से अवे जाते हैं, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस are not closer when we move away from the center। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो क्लोजर नहीं होते जब हम सेंटर से अवे जाते हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है। The distance between lines starts to increase। तो जो डिस्टेंस है लाइंस के दरमियान में वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अब जाहिर बात है कि जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, लाइंस क्लोजर नहीं रहेंगी, तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि डेंसिटी जो है वो स्मॉल हो जाएगी। नाउ द डेंसिटी of lines becomes small and strength of the field is weaker। और जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाएगी, क्योंकि अब डिस्टेंस जो है इन लाइंस के दरमियान में बहुत बढ़ गया। अच्छा, अब जो आप ये लाइंस ड्रा करते हैं, इन लाइंस को आप 1D के अंदर भी ड्रा कर सकते हैं, इन लाइंस को आप 2D के अंदर भी ड्रा जो करते हैं, और लाइंस को 3D के अंदर भी ड्रा करते हैं। ठीक है, यानी कि सारी डायमेंशंस के अंदर ये लाइंस जो हैं वो ड्रा हो सकती है, लेकिन ये बड़ी डिसेप्टिव होती हैं। ठीक है, डिसेप्टिव का ये मतलब है कि आपको सही तरह समझ नहीं आती कि 1D के अंदर किस तरह आ रही हैं, 2D के अंदर किस तरह आ रही हैं, और 3D के अंदर किस तरह। अब बेसिकली तो जो आप देखते हैं कि जो पॉइंट फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आती है, 1/4πε0 1/r², यानी कि वो 1/r² से वेरी कर रही है। तो 1/r² से वेरी करने का मतलब है कि इट इज़ वेरी फ्रॉम सम सरफेस एरिया। यानी कि आप अगर सफ़ियर ले लें तो सफ़ियर का एरिया किसके बराबर होता है, 4πr²। अगर वॉल्यूम लेंगे तो 4/3πr³। ठीक है, अगर सिंगल सोर्स लेंगे 1D के अंदर तो वो 1/r से जाएगी। ठीक है, तो ये फ़र्क है इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट चार्ज की फील्ड आती है वो 1/r² से आती है। तो द फील्ड लाइन डायग्राम इज डिसेप्टिव। डिसेप्टिव है यानी कि इसे धोखा खा जाते हैं आप। जब हम ड्रा करते हैं, व्हेन वी ड्रा ऑन द 2-dimensional सरफेस, जब हम 2-dimensional सरफेस जो है उसके ऊपर ड्रा करते हैं तो जो डेंसिटी है फॉर द डेंसिटी ऑफ लाइंस passing through
द circumference of the circle of radius r is the total number divided by circumference, यानी कि n ओवर 2 पाई आर। और टोटल नंबर ऑफ लाइंस n है तो सर्कल में से पास कर रही हैं तो उसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर है। अब ये जा रहा है, इट इज़ गोइंग लाइक 1 ओवर आर, ये 1 ओवर आर की तरह वेरी करे, विच इज़ गोइंग लाइक 1 ओवर आर, ये तो 1 ओवर आर से जा रहा है। यानी कि अगर किसी सर्कल के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो पास कर रही हैं, ठीक है, तो उनका नंबर हमें कैसे पता चलेगा कितनी कर रही हैं? टोटल नंबर को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दें। तो अब सर्कमफ्रेंस क्या है? जो सर्कल है, सपोज करें ये सर्कल है आपका जिसका रेडियस आर है, ठीक है, सॉरी स्मॉल आर है, तो इसमें से लाइंस जा रही हैं, तो ये तो वेरी कर रहा है किससे? 1 ओवर आर से। लेकिन आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो तो 1 ओवर आर स्क्वायर से जाती है, ठीक है। तो ये तो नॉट 1 ओवर आर स्क्वायर, ये तो 1 ओवर आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इसी सिस्टम को, ये आपने कहाँ पर ऑब्जर्व किया? इसको 2 डायमेंशन के अंदर। सर्कल किस में होता है? 2 डायमेंशन के अंदर होता है। लेकिन अब सेम इसी चीज़ को हम 3 डायमेंशन के अंदर अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है, सेम इसी चीज़ को, बट इफ यू imagine the model in 3D, अगर आप यही मॉडल जो है उसको इमेजिन करें 3D के अंदर, तो जो डेंसिटी ऑफ लाइंस है, द डेंसिटी ऑफ लाइंस 3D के अंदर आ रहे हैं अब आप, ठीक है। अब 3D के अंदर जो डेंसिटी ऑफ लाइंस हैं इज द टोटल नंबर डिवाइडेड, यानी उनका टोटल नंबर जो है उसको आप डिवाइड कर देंगे बाय द एरिया ऑफ द स्फीयर। सफियर क्या? तो अब सफियर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फिर क्या आ जाएगा? n 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये किस तरह जा रहा है? विच गोज लाइक 1 ओवर आर स्क्वायर। तो अब ये 1 ओवर आर स्क्वायर से वेरी कर रहा। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जो 3D होती है वो मोस्ट जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। 3D के अंदर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही होती है, बाकी जो 1D या 2D है उसके अंदर आपके पास जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो अब आपके पास फील्ड भी, यानी कि जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की वजह से, एक्चुअली आप उसको कहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर स्क्वायर, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर, वहाँ पर स्फीयर ले रहे हैं। उस स्फीयर के अंदर से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं उसकी वजह से, यानी कि वो जो सिमेट्री बन रही है,
वो कौन सी सिमेट्री बन रही है? वो स्फेरिकल सिमेट्री बन रही है, क्योंकि आप जब गाजेज लॉ लगाते हैं किसी स्फीयर के बाहर, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं गाजेज लॉ की वजह से, तो वो भी कौन सी आती है? पॉइंट चार्ज वाली आती है ना, 1/4πε0q/r² वाली ही निकलती है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम्स ये जो आप ड्रा करते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड फील्ड्स जो होते हैं, अगर हम उनको भी हमने रिप्रेजेंट करना हो तो इन डायग्राम्स की मदद से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम ये सपोज करें कि क्यू जो है, यानी कि जो चार्ज है, उसके पास 8 लाइंस हैं, ठीक है। इफ Q gets 8 लाइंस, जो चार्ज Q है उसके पास 8 लाइंस हैं, then 2Q will have 16 लाइंस, यानी कि डबल हो जाएंगी। अब जो फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से बिगन करती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस begin from positive charge and will end on the नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये एयर के अंदर टर्मिनेट नहीं होती, यानी कि उस रीजन के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर मौजूद होता है। दे कैन नॉट टर्मिनेट इन द मिड एयर। तो ये मिड एयर के अंदर जो है वो टर्मिनेट नहीं होती, वहां पर यानी कि कोई ना कोई फील्ड जो है वो मौजूद होता है, और इनको आप इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते सकते हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। दे कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, इनको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जो है वो ये जा सकती है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर इसमें बात यह है कि जो फील्ड लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मोर ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये बात आप सेकंड ईयर में पढ़नी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करता है, ठीक है। उसकी एक ही डायरेक्शन, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं, डाइवर्ज कर रहा था और एक ही डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ज कर रहा था, उससे ज़्यादा उसकी डायरेक्शंस नहीं होती हैं। तो इसलिए जो फील्ड ऑन लाइन है ये कभी भी क्रॉस नहीं करती एट द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ऊपर, यानी कि जहां पर वो आकर आपस में इंटरसेक्ट करें।
तो फील्ड जो है द फील्ड वुड हैव टू डायरेक्शंस एट वंस। तो फील्ड जो है यानी कि अगर क्रॉस करें तो फिर तो फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी एट अ टाइम, लेकिन फील्ड तो क्रॉस नहीं करता। हमेशा जितनी लाइंस जा रही होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं। तो अब अगर हम इस चीज़ को माइंड में रखें तो आप जो है वो इजीली स्केच कर सकते हैं किसी भी फील्ड को, किसी भी सिंपल चार्ज कन्फिग्रेशन जो पॉइंट चार्जेस की हो। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अभी जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर वो एंड हो रही हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम यूँ फिगर ड्रा करें कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस यूँ जा रही हैं। ठीक है जी, इसको कह लें कि ये हमारे पास पहले हमें जो फिगर बनाएंगे ये फिगर सी कह लें इसको। ये कोई फिगर सी है, ये देखें इसके अंदर आ रही हैं लाइंस नेगेटिव के और इससे बाहर जा रही हैं पॉजिटिव से। तो ये हमारे पास फिगर किसकी है, अपोजिट चार्जेस की। अपोजिट चार्जेस, ये अपोजिट चार्जेस हैं आपके पास। ठीक है, अब इसी तरह जो यानी कि यहाँ पर अब इस जगह पर इस फिगर के अंदर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इट इज easy to sketch the field of any simple configuration। ठीक है, किसी भी सिंपल कन्फिग्रेशन जो है उसके फील्ड को आप स्केच कर सकते हैं ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि जो लाइंस हैं उनको ड्रा करेंगे बीइंग by drawing lines in the neighborhood of each charge। हर चार्ज जो है उसके नेबरहुड में लाइंस होंगे, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव है। पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होंगी। तो कोई भी जो चार्ज है उसके नेबरहुड के अंदर आपके पास जो है वो लाइंस होगी। आप इन लाइंस को फिर क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। एंड देन कनेक्ट
them up to or extend them to infinity. ठीक है, अब ये वाली फिगर जो मैंने बनाई थी ये किन के लिए बनाई थी? ऑपोजिट चार्जेस के, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। लेकिन एक और फिगर हम ड्रा करते हैं डी, जिसमें हम लाइक चार्जेस जो हैं उनको ले लेते हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब इनकी वजह से फील्ड कुछ इस तरह आएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा फील्ड आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में ये जो पोर्शन है ये एम्प्टी है, तो यहां पर ई जो है वो 0 के बराबर है। इसको आप कहते हैं फिगर डी, और ये है इक्वल आर सेम चार्जेस या सेम चार्जेस के लिए। तो ज़ाहिर बात है, आप आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनके दरमियान हो नहीं सकती। अब इसी मॉडल के अंदर ये जो अभी हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का मॉडल जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, इसी मॉडल के अंदर अगर हम ये स्टडी करें कि फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी सरफेस से, यानी कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर जो है वो आ रहा हूँ फील्ड लाइन से, क्योंकि फील्ड लाइन से अगला कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लक्स का ही है। यानी कि फ्लक्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी एरिया, किसी एरिया में तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया। तो फिजिकली इलेक्ट्रिक flux means the lines of forces, जो lines of forces हैं passing through given area provided given area is placed perpendicular to the
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, वो एरिया जो है वो पड़ा होगा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एरिया A is defined as the product of area and component of electric field normal to area। That is phi E is equal to EA cos of theta। यानी कि अब आपका जो एरिया है, ठीक है, उसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया के नॉर्मल हो। एरिया के नॉर्मल का मतलब है कि वो कंपोनेंट उस एरिया के पैरेलल होगा। ठीक है, वो कंपोनेंट जब उस एरिया के पैरेलल होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि ये n यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और ये फील्ड है, तो आप इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ये नॉर्मल एरिया है, ठीक है, ये एरिया का वेक्टर है। तो ये आपके पास आ जाएगा E साइन ऑफ थीटा, लेकिन इसके पैरेलल आएगा E कॉज ऑफ थीटा, अगर यहाँ से थीटा एंगल बनाए तो। ठीक है, तो आप इसके नॉर्मल इस फिगर के मुताबिक ये कंपोनेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये कंपोनेंट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आपको एरिया के नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए। यानी कि एरिया के नॉर्मल कंपोनेंट का मतलब है कि एरिया हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, एरिया की जो डायरेक्शन होता है उसके पैरेलल का कंपोनेंट चाहिए आप। ठीक है, तो ये फाई ई जो है वो ई ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा जो है वो आपके पास एंगल है जो डायरेक्शन ऑफ ई है और पॉजिटिव नॉर्मल टू द एरिया, वेयर थीटा इज द एंगल। यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो, एंड पॉजिटिव नॉर्मल टू एरिया ए। तो आप ये वाली इक्वेशन जो है इसको इन वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अच्छा, अब अगर आपके पास जो है वो कोई क्लोज सरफेस जो है वो आ जाए, ठीक है, क्लोज मतलब कि ऐसी सरफेस की जो बंद है, क्लोज्ड है।
तो फॉर अ क्लोज सरफेस, ठीक है, जो आपके पास क्लोज सरफेस है, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज अलोंग द आउटवर्ड drawn normal. To the surface. एक बात आप याद रखें कि जो भी कुछ सरफेस होती है एरिया हमेशा उसके नॉर्मल होता है। मसला अगर यूं सरफेस है तो ये इसके नॉर्मल एरिया, ठीक है, अगर ऐसे सरफेस है तो ये इसका नॉर्मल एरिया, हमेशा उसके नॉर्मल एरिया की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है। अच्छा, अब अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि उसके अंदर वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E varies point to point. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर वो वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर उसके अंदर चेंज आ रही होगी, यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म हो तो फिर पॉइंट टू पॉइंट वेरी नहीं करेगा। अब इस केस में चूंकि नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए पॉइंट टू पॉइंट जो वेरी करेगा। अब हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द सरफेस। अब यूनिफॉर्म नहीं है, अब वो जिस सरफेस के अंदर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं उस सरफेस को हम डिवाइड कर देंगे। वी डिवाइड द सरफेस इनटू स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स जो उनके अंदर डिवाइड कर देंगे, ईच ऑफ एरिया DA, जिसमें हर एक एरिया जो है वो, यानी कि हर सरफेस एलिमेंट का जो एरिया यानी कि एरिया एलिमेंट जो है वो DA के बराबर होगा। तो फिर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एरिया DA is given by d phi E dot DA। अब आपने इसको छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो ये तो एक एलिमेंट का मैंने निकाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन अगर पूरी सरफेस का निकालना है तो फिर क्या आपको करना पड़ेगा, देन यू हैव टू इंटीग्रेट। टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो फिर इसको इंटीग्रेट जो है वो हमें करना पड़ेगा। The total flux over the surface, तो जो टोटल फ्लक्स है सरफेस के ऊपर इज गिवन बाय, अगर लिख लें होल सरफेस, ठीक है, पूरी सरफेस के ऊपर जो है वो आ जाएगा आपके पास फाई ई, इंटीग्रल ले लेंगे दोनों तरफ, तो
सॉरी पहले समेशन ले लेते हैं, समेशन I1 to n E डॉट डी ए, ई ऑफ आई डी ए ऑफ आई, ये n तक जा रहा है, आप इसको ओपन करेंगे तो अगर यहां पर हम लिमिट ले लें, इफ डी ए गोज टू 0, यानी कि ये जो लेंथ एलिमेंट है ये बहुत स्मॉल है, सरफेस एलिमेंट सॉरी, तो लिमिट डी ए गो टू 0 समेशन I1 to n E ऑफ आई डी ए ऑफ आई। तो अब जब लिमिट को रिमूव करेंगे तो ये सरफेस इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या आपके पास निकल आई है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाइनल एक्सप्रेशन निकल आया है, ठीक है, किसी होल सरफेस के लिए जिसका एरिया का स्मॉल एलिमेंट आपने डी, पूरी सरफेस के ऊपर ये निकल आया है। तो ये क्या है, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट। अब इसका जो यूनिट होता है फाई का, ई ए न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यानी कि फाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपके पास फाई का जो है वो यूनिट होता है, एस आई यूनिट। ठीक है, अभी ये फ्लक्स ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने इसको जो है वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखा है, लेकिन अभी आगे हमने इसका फिज़िकल एनालिसिस भी करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उसको हम करेंगे।